हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह, जहां आज हम आपको सरायपाली के गढ़फुलझर के किले के बारे में बताएंगे। यह किला आज खंडहर हो चुका है, लेकिन यहां गौड़ वंश के प्रतापी राजा अनंतनाग के महल के अवशेष अब भी मौजूद हैं, जिस पर कभी राजा भैना राज किया करते थे। उन्होंने शिव मंदिर और रानी महल भी बनवाया। आखिर क्या है गढ़फुलझर के महल की कहानी, आइए देखते हैं। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल का रूप देने हेतु कार्य तेजी से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ गौड़ वंश के राजा अनंतनाग ने एक किले का निर्माण कराया था, जिसके पीछे का इतिहास काफी रोचक है। आखिर कौन थे राजा अनंतनाग और क्या खासियत है इनके महल की? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गढ़फुलझर की विशाल पहाड़ी पर सैकड़ों वर्ष पुराना गौड़ वंश का राजमहल एवं रानी महल और किला। इतिहासकारों के अनुसार इनका निर्माण 1708 ईस्वी में गौड़ वंश के राजा अनंतनाग ने कराया था, जिसे आगे चलकर अंतिम गौड़ वंश ने संभाला। राजा महल और रानी महल लगभग 20 एकड़ के भूभाग में फैले हुए हैं, जिसके चारों ओर विशाल किला दीवार है। भैना राजा की पराक्रम की गाथाएं आज भी बुजुर्ग सुनाते हैं। देखरेख के अभाव में आज ये विशाल महल धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। भैना राजा नाम का एक राजा रहता था और वो बहुत शक्तिशाली था और उनके सैन्य सामान भी बहुत तगड़े होशियार थे और उनका बहुत यहाँ जस कीर्ति भी था। जब यहाँ पूजा पाठ करने आते थे मानसरोवर में, तो वहाँ दूध डालते थे, तो उनका और एक बड़ा ये है और पानी से दूध निकालते थे और शिव शंकर भगवान में चढ़ाते थे। ये कहानी में हमारे पूर्वज लोग बताते सुने हैं। बहुत पुराना ज़माना का है, कैसे कैसे बनाए इसका तो बताते हमारे पूर्वज लोग। चूना गुड़ से पेर कर इसको, सीमेंट उमेंट तो नहीं था उस समय में, और क्या क्या अट्ठा बोलते हैं उसको पूर्वज लोग, उसको पेर कर इसको बनाए थे। और न जाने कैसा कैसा व्यक्ति वहाँ मिस्त्री बने होंगे, शायद नल नील ही बनाए होंगे, ऐसा लगता है यहाँ पूर्वजों ने ऐसा। और स्वयं शिव शंकर भगवान ने उनको दया की होगी और राजा भी बहुत बड़ा महान राजा था। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ महल के अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान भी हुआ करते थे, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने चोरी कर लिया। महल का कुछ सामान, बर्तन आदि आज भी मौजूद हैं, जो आज भी सैकड़ों साल पुरानी दास्तान को बयान कर रहे हैं। उस समय गौड़ वंश के राजा काफी पराक्रमी हुआ करते थे, जो अपने राज परिवार और प्रजा की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध हुआ करते थे। दुश्मनों और आक्रमणकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से राजा महल और रानी महल को विशाल पहाड़ी में बनाया गया, ताकि दुश्मनों पर दूर से नजर रखी जा सके। को देखते थे, उनका भवन अलग अलग से बनवाया था राजा, और उन लोग जब बंदूक चलाते थे, तीर कमान चलाते थे, तो शत्रुओं को मारने के लिए रास्ता बना था मंदिर से, और आक्रमण करने वाले उनको मारते थे तो उधर नहीं जाता था, ऐसा मंदिर था। हमारे पूर्वज लोग ऐसे बताते थे। हाँ, भैना राजा बोलकर रहते हैं, अभी भी मल्हार में राजा हैं, अभी भी उनके पूर्वज हैं। तो क्या कहानी सुने हैं इसके बारे में आप? कहानी ये सुने हैं, राजा लोग जहाँ यहाँ रहते हैं घर बोलकर,
बहुत से तीर कमान से बचाव करके यहाँ रहवास कर रहे थे। उसके सैनिक भी थे यहाँ पर। सैनिक भी थे। यहाँ अब भी कई महलों के अवशेष हैं जो पत्थरों से बने हैं। इनकी दीवारें भी काफी ऊंची हैं। इनके आसपास कोई भी सूचना पटल नहीं पाया गया जिससे ये पता लग सके कि ये कितने पुराने हैं। यहाँ काम करने वाले उद्यान विभाग के कर्मचारी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बस उसे ये पता है कि यहाँ राजा और रानी का महल है। भूषण साहू, IBC 24, सरायपाली। गढ़फुलझर की ऐतिहासिक धरोहर को देखरेख की जरूरत है जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है। राजा भैना अपनी रानी के साथ यहाँ रहा करते थे और इसका उपयोग अस्त्र शस्त्र रखने के लिए किया जाता था। महल आज खंडहर हो चला है, लेकिन एक वक्त इसकी भव्यता कितनी विशाल रही होगी, इसे कितनी मेहनत से बनाया गया था, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान होंगे। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बना ये महल आज भले ही खंडहर हो चुका हो, लेकिन आज भी इसकी कई विशेषताओं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। निर्माण आज की टेक्नोलॉजी से काफी उन्नत था, तभी तो सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी राजमहल के कुछ हिस्से, दीवार और किले आज भी सुरक्षित हैं। जानकार बताते हैं कि चूने का गारा बनाकर उस समय पत्थरों से महल निर्माण किया जाता था, जो प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकती थी, जिसका बेजोड़ उदाहरण इसी राजमहल में देखने को मिलता है। महल की दीवारों में तरह तरह की कलाकृति आज भी मौजूद है। उस समय उन्नत कारीगर थे जिनकी कलाकृतियां हाथों से निर्मित की जाती थी। वो भी समान डिजाइन में पत्थरों को तराश करके। हालांकि कुछ कलाकृतियां प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो गई हैं, लेकिन कुछ अब भी अपने अस्तित्व को बयां कर रही हैं। हमारे पूर्वज लोग जो बोलते हैं ये 100-150 साल से खंडहर है और ये टुकड़े ईंटा और छोटे छोटे पत्थर से भी जोड़कर इतना दिन तक इतना मजबूत है, देखने के लायक है। इसको गढ़फुलझर क्षेत्र से गढ़फुलझर बोलकर जाना जाता है। ये तो पुरानी हमारी संस्कृति और धरोहर है जो कि निर्माण कला या कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया को ये साक्षात प्रदर्शित करता है। वर्तमान टेक्नोलॉजी जो है सीमेंट हम बोलते हैं, बहुत सारे सीमेंट हैं, उनका आयु लगभग 50 वर्ष है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है राज जमाने में, आज ये सैकड़ों वर्षों के बाद भी वो यथावत है। खंडित हुआ जरूर है लेकिन यथावत है। तो निश्चित ही इसको अगर अनुसंधान किया जाए तो जिस प्रकार का इसमें उपयोग किया गया है, चूना या चूना पत्थर को मिक्स करके जोड़ाई का काम, पत्थर को जोड़ाई का काम, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को यथावत अभी भी रखा हुआ है। ये हमारे लिए एक शोध का विषय है। वही महल काफी सुरक्षित हुआ करते थे। राजमहल के चारों ओर चौकोर नुमा खिड़की बनाई गई है, जिसके जरिए महल की सुरक्षा को लेकर सैनिक और पहरेदार दुश्मन और आक्रमणकारियों पर नजर रखा करते थे और समय आने पर दुश्मनों पर इसी खिड़की से अस्त्र और शस्त्र से वार भी किया करते थे। इन खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया है कि नीचे से खिड़की पर वार नहीं किया जा सकता, जबकि महल के ऊपर से आसानी से नीचे से वार किया जा सकता है।
राजमहल या राजमहल परिसर जो कि राजा और रानी के गढ़ के रूप में अभी अवशेष है, इसका अभी हमारे पूर्वज भैया बता रहे थे 14 एकड़ का परिसर है। 14 एकड़ पूरा घेराबंदी में था, पूरा सुरक्षा की दृष्टि से मतलब पूरा सुरक्षित था। इस प्रकार ये आसपास जो हमारे खेत खलिहान हैं उसमें भी अवशेष मिलते हैं। लगता है कि आगे ज़माने में ये हमारे पूरे बस्ती हुआ करते थे। एक राज परिवार का एक कहना चाहिए क्षेत्र होता था। जिस प्रकार से अवशेष प्राप्त होते हैं, खेत खलिहान जोतने के समय में भी प्राप्त होते हैं, खाना बनाने के अवशेष, पत्थर, लकड़ी, चूल्हा, ये सब अवशेष प्राप्त होते हैं। बहुत सी अच्छी बातें हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय में आप एक बात तो विशेष ध्यान दिए होंगे जिसमें कि कहा जाता कि उड़न खटोला हुआ करता था, वो भी तो साइंस का एक रूप हुआ करता था। मैंने तो ये कहना चाहूँगा कि उस समय भी साइंस जो है वो मजबूत हुआ करता था। निश्चित रूप से शासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक गढ़फुलझर जो है एक कहना चाहिए एक साहित्यिक केंद्र भी रहा है और सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है, और ये ऐतिहासिक केंद्र भी है। ऐतिहासिक केंद्र पहले है तो इसका देखरेख शासन को करना चाहिए। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं उनको भी मैं आग्रह करूँगा, यहाँ पर सरपंच बनते हैं, जनपद सदस्य बनते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर हमारे नेता लोग आगे जा रहे हैं, उनको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, उसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वैसे राजमहल को लेकर यहाँ कई किंवदंतियां भी कही जाती हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं। उस समय भैना राजा अपनी रानी पद्मावती को बहुत प्रेम करता था। अपनी रानी के लिए वो राजमहल के ठीक पास में अलग से रानी महल का निर्माण करा चुका था, तथा रानी के स्नान के लिए एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें केवल रानी और राजा स्नान करते थे। बाकी सबके लिए स्नान करने के लिए ये जगह वर्जित था। यहाँ तक कि राज परिवार को भी मनाही थी। इस सरोवर को रानी सागर के नाम से लोग जानते थे, जहां आगे चलकर उसी स्थान पर आज रानी सागर गांव बसाया गया। उस सरोवर में देवीय शक्ति विद्यमान थी, उस कारण रानी सागर का पानी कभी कम नहीं होता था। उस समय सरोवर में कमल के फूल हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन राजा और रानी इस सरोवर में स्नान कर रहे थे और कुल देवी के श्राप के प्रकोप से राजा भैना और पद्मावती रानी जलमग्न हो गई। राज परिवार और सैनिकों द्वारा लाख खोजने पर भी राजा रानी का शरीर नहीं मिल पाया और धीरे धीरे कुलदेवी के श्राप से महल के अन्य सदस्यों की मृत्यु होने लगी, जिसके बाद इस श्रापित महल को छोड़कर यहाँ के बचे राजवंश के लोग बिलासपुर के मल्हार राज्य में शरण ले लिए। अन्य लोगों द्वारा महल को श्राप से मुक्त कराने के लिए कई बार यज्ञ, हवन और तांत्रिकों का सहारा भी लिया गया, किंतु सारी विधाएं नाकाम साबित हुई और अंत में यहाँ से पूरे लोग महल छोड़कर भाग गए। भूषण साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 सरायपाली। गढ़फुलझर को तालाबों का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में यहाँ 15 से ज्यादा तालाब हैं और कुछ ऐतिहासिक तालाब भी हैं। ऐतिहासिक तालाबों के बारे में बताया जाता है कि इन्हीं तालाबों में कुएं के भीतर से राजा ने सुरंगें खुदवा रखी थी, जिनमें एक सुरंग सारंगढ़, दूसरी सुरंग भंवरपुर और तीसरी सुरंग पिरदा के राजमहल को जाती थी। इसके अलावा यहाँ और भी कई धरोहर हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गढ़फुलझर के भैना राजा कुलदेवी और शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। इस दौर का बनाया गया शिवलिंग एवं कुलदेवी का मंदिर भग्नावशेष अवस्था में आज भी मौजूद है। शिव मंदिर भी भग्नावशेष अवस्था में है, जिसे अंचल के ग्रामीणों ने पुनः निर्माण करवाया। उस समय प्रजा की खुशहाली और विपत्तियों से राजा को सुरक्षित रखने के लिए बलि प्रथा को राज परिवार माना करते थे।
कुल देवी के मंदिर में भैंस की बलि दी जाती थी। निशानी के तौर पर आज भी लोहे से बना विशाल कढ़ाई कुल देवी मंदिर के पास ही मौजूद है, जिसमें भैंसे की रक्त को कुल देवी पर प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता था। ये बताते हैं पूर्वज अपने दादा परदादा लोग कि यहाँ पर ये राजा ने बलि प्रथा पहले जो ज़माना में जो था बलि देता था भैंसा का, तो इसमें उसका जो खून था उसका काट कर गर्दन को काट कर उसका खून को यहाँ कढ़ाई में रखते थे और उसका जो देवी देवता मनाते थे वो चूस कर पूरा कढ़ाई को साफ कर देता था। नहीं, ये तालाब एक बार खोदाई करने के लिए तालाब को काटे थे। करम सिंह उस समय में सरपंच था यहाँ का गढ़फुलझर का, तो उसमें माटी निकाले तो एक ये कढ़ाई मिला तो फिर उसको निकाल कर यहाँ पूजा के रूप में पूजा कर रहे हैं। और जो पुराने लोग कहते थे कि ये कढ़ाई में देते थे पूजा करते थे, तो ये कढ़ाई वही छह समझ कर यहाँ ला कर ये पूजा स्थल में रख कर इनका पूजा होती है। वहीं यहाँ पश्चिम में बम्हनी गांव स्थित है, जहां नदी में निरंतर प्रवाह होने वाला कुंड श्वेत गंगा प्रसिद्ध है। इस कुंड के समीप भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहां माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दौरान मेला लगता है। श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का समूह यहां से स्नान करने के बाद कुंड से 2 बर्तनों में पानी भरकर कांवर बांधकर सिरपुर की पवित्र यात्रा करते हैं। यात्रियों को बोल बम कांवरिया कहते हैं। वे बोल बम के जय घोष के साथ 50 किलोमीटर की दूरी पर सिरपुर स्थित गंधेश्वर मंदिर तक पैदल यात्रा पूर्ण करते हैं। सिरपुर का गंधेश्वर धाम अंचल में मिनी बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं खल्लारी गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है खल्लारी माता का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युग में पांडव अपनी यात्रा के दौरान इस पहाड़ी की चोटी पर आए थे। जिसका प्रमाण भीम के विशाल पदचिन्ह हैं, जो इस पहाड़ी पर स्पष्ट दिखते हैं। मंदिर में हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पूजा पाठ और दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ भाइना राजा नाम का एक राजा रहता था और वो बहुत शक्तिशाली था और उनके सैन्य सामान भी बहुत तगड़े होशियार थे और उनका बहुत यहाँ जस कीर्ति भी था। जब यहाँ पूजा पाठ करने आते थे मान सरोवर में तो वहाँ दूध डालते थे तो उनका और एक बड़ा ये है और पानी से दूध निकालते थे और शिव शंकर भगवान में चढ़ाते थे। ये कहानी में हमारे पूर्वज लोग बताते सुने हैं।
ये तो बहुत ही प्राचीन किला है, मतलब बताना चाहूँगा सैकड़ों साल पुराना जिसको कहना चाहिए, जिसके इतिहास के बारे में यहाँ पर बहुत सारे सूचना पटल भी यहाँ पर टंगे नहीं हुए होने के कारण से इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। फिर भी जो किंवदंती है लोगों के द्वारा जो बताया जाता है उसमें एक राजमहल है और एक रानी महल है। राजमहल में राजा का स्थल हुआ करता था, जो वहाँ पर अपना दरबार भी लगाया करते थे, वहाँ रहा भी करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर उनकी रसोई भी थी, जिसके अभी भी बर्तन आदि, लोहे के बर्तन आदि जो है अभी भी मौजूद है, जिनको व्यवस्थित किया गया है। वहीं गढ़ फुलझर को तालाबों का गढ़ भी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ 15 से अधिक तालाब हैं, जिनमें कुछ ऐतिहासिक तालाब भी हैं। ऐतिहासिक तालाबों के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं तालाबों में कुएं के भीतर से राजा ने सुरंगें खुदवा रखी थीं, जिनमें एक सुरंग सारंगढ़, दूसरी सुरंग भंवरपुर और तीसरी सुरंग पिरदा के राजमहल को जाती थी। वर्तमान में पानी के घटते स्रोत के कारण तालाब सूख गया है। मॉनसून आने पर यहाँ के तालाब जब भर जाएंगे तो देखने में दिलचस्प हो सकते हैं। और ठीक इस महल के सामने जहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे में महल है, इसके ठीक सामने में 17 एकड़ का मानसरोवर, जिसको सरोवर कहा जाना चाहिए, वो था, जिसमें राजा और उसके कर्मचारी कहना चाहिए उनका स्नानागार था। और एक तरफ जो है वो रानी सागर, जिसमें रानियाँ नहाती थी, उनकी दासियाँ नहाया करती थी। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये इसमें एक बात, ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 3 सुरंगें हुआ करती थी। एक जो है यहाँ से जो तालाब के अंदर से या फिर कुएं के अंदर से बताया जाता है कि कुएं के अंदर से सीधा रायगढ़ के राजमहल पर वो सुरंग निकलती थी, एक पीड़दा के राजमहल में निकलती थी और एक जो है भंवरपुर के राजमहल में निकलती थी। तो इस तरह से वो यहाँ से निकला करते थे, शहर में जाया करते थे, कहीं भी जाना होता था सुरंगों के माध्यम से वो जाया करते थे। गढ़ फुलझर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पार्कों और बगीचों को खूबसूरत और आकर्षक स्वरूप देने के लिए बड़ी तेजी से कार्य जारी है। उद्यानिकी विभाग द्वारा गढ़ फुलझर को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए तेजी से कार्य जारी है। मंदिर के चारों ओर छायादार और मनमोहक पौधों का रोपण हो रहा है। भूषण साहू, IBC 24, सरायपाली। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।